गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कौन सा एक कर रहे हैं हम लोग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत, फिर स्टार्ट करेंगे। सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, उससे आगे चलेंगे। एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 10। सेक्शन 10 की कंडीशन थी 5+6, शायद आपको पता होगा। नेक्स्ट हमने कुछ पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, राइट? आपको पता होने चाहिए क्या क्या टाइप्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर भी देखे थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपका काम करेगा कंक्लूजन में, ये सब कुछ आपका हेल्प करेगा यहाँ तक। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बनता यहाँ तक, ओके। फिर हमने पढ़ा था कब कब एक व्यक्ति की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। कब कब नहीं मानी जाएगी? 5 चीजों में उसकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस का कुछ मतलब पढ़ा था। एक्सेप्टेंस मीन कंसेंट, असेंट एंड कंसेंट असेंट तो मतलब समझा था एक्सेप्टेंस मेरी पूरी चाहिए, अनकंडीशनल चाहिए, अनक्वालिफाइड चाहिए, बट ऑफर मेरा क्वालिफाइड हो सकता है, राइट? ओके। फिर हम माइनर के पास आ गए थे। हमने देखा था कौन कौन कॉम्पिटेंट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। फिर हमें पता चला था माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसके प्रोविजन देखे थे। एक सेक्शन भी आया था उसके बीच, सेक्शन 68, इंपॉर्टेंट सेक्शन था। फिर हमने ये जाना था कि कौन कौन व्यक्ति अनसाउंड माइंड माना जाएगा। दिस प्लस दिस, 2 कंडीशन थी, आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग करके कुछ स्टार्ट हो रहा है, यस, एंड रीजनल जजमेंट, ओके। तो देयरफॉर ये व्यक्ति अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल कर देता है तो साउंड माइंड का, अदरवाइज अनसाउंड माइंड का है। और कोई भी व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड की पोजीशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो वॉइड डिक्लेयर माने जाते हैं, ठीक है? उन्हें क्या मानते हैं? वॉइड डिक्लेयर। फिर एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि 1 CR आपको मिल रहे हैं एज एन कंसल्टेंसी फीस, तो आप उस चीज या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे वॉइड डिक्लेयर कराएंगे लीगली वे में, ये आपको बताना था। ये भी चल रहा है हमारा क्वेश्चन। फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, स्टार्ट करा था परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में ये वर्ड, ओके। ऑब्लिगेशन मतलब अपनी ड्यूटी। एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 ड्यूटी, 2 ऑब्लिगेशन, 2 परफॉर्मेंस होती है, चाहे ऑफरर की हो या ऑफरी की हो। तो क्या हम परफॉर्मेंस खुद से खुद करा सकते हैं? हिमसेल्फ कर सकते हैं? अरे परफॉर्मेंस हम खुद भी कर सकते हैं, यस। किसी और से करा सकते हैं, यस। कब नहीं करा सकते? कुछ पढ़ा था ना हमने, कौन सी स्किल्स? पर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, भूल गए ना सारा कुछ। पर्सनल स्किल्स और डिलीजेंस, ओके। फिर एक वर्ड आया था पर्सनल कंसिडरेशन के नाम से, आया था ना, ओके। अगर पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो भी हम क्या नहीं करा सकते? अरे किसी और से परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। एक हमने पेंटर का एग्जांपल लिया था, राइट? एक हमने सीए का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो क्या हम खुद भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस? हाँ। एक उसमें इंटेंशन वर्ड और था कि अगर प्रॉमिसी या प्रॉमिसर चाहता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनना है वही परफॉर्मेंस करेगा। इंटेंशन कहां मेंशन करनी होगी? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करनी होगी। इंटेंशन परफॉर्मेंस पे आके मत बताओ। फॉर एन एग्जांपल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना, तभी अपनी इंटेंशन बता दो कि मैं परफॉर्मेंस आपसे ही चाहता हूं, ठीक है? ऐसा नहीं ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे आप अपनी इंटेंशन बता रहे हो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। और मुझे एक बुक दे दीजिए सर। ये कौन सा चैप्टर खोल रखा है? पेज नंबर क्या है? चलो सर, बस हमने पढ़ा था प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट एंड लीगल। चलिए यहां तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं सर, पॉइंट नंबर 4
थर्ड पार्टी, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, सेक्शन 41 क्या कह रहा है? व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट, किसकी बात कर रहा है? प्रोमिसी की। जब प्रोमिसी क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम थर्ड पार्टी, ही कौन? प्रोमिसी कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। मतलब सर क्या मतलब हुआ इसका? इधर अभी हमने पढ़ा प्रॉमिस किसके बीच होगा? प्रोमिसर के प्रोमिसी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे। परफॉर्मेंस कौन करेगा? प्रोमिसर हिमसेल्फ भी कर सकता है, एजेंट से भी करा सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं अगर प्रोमिसी, आपकी बात कर रहे हैं, आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली किसी थर्ड पार्टी से, तो आप उसके खिलाफ, किसके? प्रोमिसर के खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते। मतलब समझते हैं, बहुत छोटा सा मतलब है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपनी इंटेंशन, आप प्रोमिसी हो, मैं प्रोमिसर हूं, ठीक है, आप एज एन प्रोमिसी आपने अपनी इंटेंशन बताई थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे कि परफॉर्मेंस सर आपसे ही चाहिए, आप ही पढ़ाएंगे हमें किसी और से लॉ नहीं पढ़ना, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। ठीक है, सपोज कोई थर्ड पार्टी या कोई और नया सीए आपको ये लॉ पढ़ा देता है, बिजनेस लॉ, और आप पढ़ लेते हो, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते वो कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरे खिलाफ एज एन प्रोमिसर कि सर प्रोमिसर ने खुद ब खुद अपनी परफॉर्मेंस नहीं करी, जबकि ये परफॉर्मेंस लिखी थी एज एन इंटेंशन कि किसे करनी है? प्रोमिसर को। किसने परफॉर्म करा है ये प्रॉमिस? थर्ड पार्टी ने। तो जज भी आपकी बात नहीं मानेंगे। ड्यू टू व्हाट? क्यों? क्योंकि आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली किसकी? अब पढ़ते हैं क्या लिखा है सेक्शन 41। व्हेन अ प्रोमिसी, आपकी बात कर रहा है, एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस में थी, किससे एक्सेप्ट कर ली? फ्रॉम थर्ड पार्टी से, नॉट प्रोमिसर। ही प्रोमिसी कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। ये नहीं बोल सकता प्रोमिसर को कि आप दोबारा से हमें पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएगा प्रोमिसर। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप प्रोमिसर से क्या नहीं कह सकते कि सर आप दोबारा, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते दोबारा पढ़ाने के लिए। चलिए आगे। दैट इज द परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी। अब कुछ एग्जाम्पल की बात बोल रहा है, लॉ तो इसने बोल दिया सेक्शन 41 का। दिस रिजल्ट इन डिस्चार्जिंग द प्रोमिसर, ओके, ऑल्दो द लेटर has neither authorized not ratify the act of third party। सिंपल सी आप ये बात समझिए, इधर अगर आपने जब प्रॉमिस बनना था, प्रॉमिस की डेफिनेशन याद है? ऑफर प्लस प्रॉमिस, यस ना? विलिंगनेस टू डू समथिंग कहां से? ऑफर प्लस एक्सेप्ट, तभी तो एक प्रॉमिस बनता है ना। हाँ, जब प्रॉमिस बन रहा था ना हमारे बीच, तो आपने अपनी इंटेंशन रखी थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस, क्या कि आप ही पढ़ाएंगे, और हम नहीं पढ़ा रहे, थर्ड पार्टी पढ़ा रही है, और आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सेक्शन 41 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लिख लीजिए इसके आगे। तो हमको जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात करनी है, दो व्यक्ति की करनी है। कब किसको रेमेडी मिली, कब किसको प्रोटेक्शन मिला, कब किसके खिलाफ हम कोर्ट में गए, कब किसको लायबिलिटी भुगतनी पड़ी, यही बात होगी भाई। एक बेनिफिट एंजॉय करेगा, एक कौन? या तो प्रॉमिसर हो सकता है या प्रॉमिसी हो सकता है। एक उस बेनिफिट के लिए वो चीज भुगतेगा, लायबल होगा। सही बात है ना? तो सेक्शन 41 में कौन एंजॉय कर गया? प्रॉमिसर। चले आगे। सर जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रोमिसी नहीं,
मैंने बोला बेटा 7 चैप्टर हैं, 3 मैं पढ़ाऊंगा, 4 कोई और टीचर पढ़ाएंगे, चलेगा ना? चलिए, सेक्शन 42, when 2 or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, अभी इस लाइन को एक्सेप्ट छोड़ेंगे, काटनी नहीं है, छोड़नी है. All such person must jointly fulfill the promise if any them dies. His legal representative must, okay, jointly with the surviving promisor, okay, fulfill the promise. ठीक है. If all of them die, okay, the legal representative of all of them, ठीक, must fulfill the promise jointly. इधर उस लाइन को छोड़ के बाकी समझते हैं, ठीक है? ओके. क्या बोला? अगर मैंने बोला कि मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 4 कोई और पढ़ाएगा, ठीक है? ओके. 4 अमित सर पढ़ाएंगे, सपोज मैं 3 पढ़ाऊंगा, 4 वो पढ़ाएंगे, पूरे 7 हो जाएंगे ना, आपका बिजनेस लॉ कवर हो जाएगा. ठीक, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया मेरा प्रपोजल, ऑफर, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, क्या बन गया? अब तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आपसे, ठीक है, प्रॉमिस बन गया. अभी इंटेंशन वाला वर्ड मत ध्यान में रखना, प्रॉमिस बन गया. कल जाकर इस प्रॉमिस को मैं भी पूरा फुलफिल कर सकता हूं और अमित सर भी कर सकते हैं. हम दोनों नहीं है तो उसके बिहाफ पे हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ठीक है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी द लीगल हेयर और कैन बी द सीए, एडवोकेट एंड ऑल. सही बोल रहा हूं ना? ओके, ठीक है सर. अब पढ़ते हैं वो लाइन जो हमने छोड़ी थी. क्या कह रहा है? अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, इंटेंशन किसकी? या तो प्रॉमिसर की या प्रॉमिस सी की भी. अगर कोई इंटेंशन किस में लिखी है? कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पूरी भी करनी पड़ेगी साथ में. जैसे क्या इंटेंशन थी? सर आपको 3 चैप्टर तो पढ़ाने पड़ेंगे, तो 3 कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगा. ये इंटेंशन है किसकी? प्रॉमिसी की. समझ में आ रही है बात? हाँ, ऐसा नहीं कि मैं 1 पढ़ा लूं सर आप 6 पढ़ा लो, नो. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा कि बिजनेस लॉ 2 टीचर पढ़ाएंगे, मधुर सर, अमित सर, तो ठीक है, मधुर सर ने 1 कवर करा दिया, बाकी के 6 किसने कराया? अमित सर ने, तो भी चलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा. मगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन लिखी है, कुछ भी लाइन मेंशन है क्या कि 3 एक्ट तो मधुर सर को कराने पड़ेंगे, ठीक है? तो 3 एक्ट तो मुझे कराने पड़ेंगे. समझ में आ गई? तो अनलेस मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो, सारे के सारे प्रॉमिसर उस प्रॉमिस को ऑब्लाइज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उनकी ड्यूटी है, सारे के सारे. उनमें से कोई एक कर सकता है? हाँ. क्या सारे कर सकते हैं? हाँ, सारे मिलके, है ना? ओके, समझ में आ रही है बात? ओके. अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 4.4 पे नहीं, 4.5 पे, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. चलो, जॉइंट प्रॉमिसर कौन है? अभी पढ़ा ना, सेक्शन 42. कौन है जॉइंट प्रॉमिसर? 2 या 2 से अधिक पर्सन जो प्रॉमिस कर रहे हैं एज एन प्रॉमिसर, वो क्या है? जॉइंट प्रॉमिसर. ठीक है. इफ 2 or more person have made a joint promise, ठीक है, ordinary all of them during their lifetime must, मार्क कीजिए वर्ड lifetime, must jointly fulfill the promise, या लिखिए इसके ऊपर jointly fulfill the obligation. प्रॉमिस के ऊपर ऑब्लिगेशन वर्ड लिख लीजिए. सर अपने पूरे समय या कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समय? लाइफ के आगे क्या लिखा है? आगे, उससे आगे, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम.
तो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ टाइम या उस प्रॉमिसर की लाइफ टाइम? दोबारा से पढ़ते हैं। इफ 2 or more person have made a joint promise, ठीक है, ordinary all of them during their lifetime must jointly fulfill the promise. किसकी लाइफ टाइम? प्रॉमिसर की लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है, his legal representative jointly with survivor should do so. After death of last survivor, the legal representative of all original co-promisor must fulfill the promise. क्या बात कर गए हैं? पहले तो बोला प्रॉमिसर पूरी करेंगे, प्रॉमिसर चले गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चले गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉमिसर है, अपनी लाइफ टाइम तक पूरा करेगा प्रॉमिस, ठीक है, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद दोबारा से देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। सिंपल सी बात करिए, पहले तो सारे के सारे प्रॉमिसर, सपोज 4 प्रॉमिसर हैं, मिस्टर ए बी सी, पहले ए चले गए, फिर बी चले गए, फिर डी चले गए। ओके, लिख के कर लेते हैं, लिख के कर लेते हैं। इधर 4 प्रॉमिसर हैं, मिस्टर ए बी सी एंड डी। इनके रिप्रेजेंटेटिव है एक्स वाई सी, एंड इसको मान लो पी। इधर 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 बात नहीं। मिस्टर ए प्रॉमिसर है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नीचे वाले। ए चले गए, कौन कौन परफॉर्मेंस करेगा? एक्स, पढ़ते हैं जरा, लॉ से पूछना पड़ेगा ना आंसर। इफ 2 or more person have made a joint promise, ordinary all of them during their life must jointly fulfill the after the death of any one of them. गया है ना कोई? मिस्टर ए। अब पढ़ते हैं, his legal representative jointly with the survivor should do so. तो कौन कौन आएगा? एक्स, एक्स एज एन किसकी पोजीशन में? एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए। बी सी डी, बी चले गए, सी और डी, एक्स वाई, ये सारे चले गए, बस एक्स बच रहे हैं। एक्स करेगा, एक्स के बेटे का नाम है क्यू, अभी एक्स है ना? एक्स जब तक है एक्स करेंगे, ये भी चले गए तो क्यों करेगा? माइनर नहीं है, मेजर है। क्यों करेगा? अरे करेगा। पढ़ते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, इधर किसकी डेथ के बाद? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल। इसकी बात कहां आई? जब तक प्रोमिसर है वो, या कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बाद कोई नहीं आएगा, वो प्रॉमिस कम्स टू एन एंड हो जाएगा। कब? जब ये एक्स चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? कम्स टू एन एंड। समझ में आ रही है बात? इन तक बात नहीं जाएगी, ठीक है? चले आगे, चलते हैं। व्हेन, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन दैट सेक्शन 42 जो अभी पढ़ के आए हो, डील विद वॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय जॉइंट प्रोमिसर, बट इफ दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन on their own violation,
what will happen? That is what section 43 resolve. इधर अगर ना तो A परफॉर्मेंस पूरी कर रहा, ना B कर रहा, ना C कर रहा, अभी चारों जिंदा हैं, A, B और C एंड D, कोई भी परफॉर्मेंस पूरी नहीं कर रहा, आप हो प्रोमिसी, क्या करोगे? केस लीगल एक्शन लोगे, किसके खिलाफ? चारों के? चारों के? आपको दुश्मनी है मिस्टर बी से, क्या आप केवल मिस्टर बी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो? नो? पढ़ते हैं. When two or more person makes a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of promise. अब किससे कह सकते हो? किसी एक से भी या फिर सबसे. पहले लीगल एक्शन लेने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इन सब से या इनमें से किसी एक से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दो. ठीक है? मार्क द वर्ड एनीवन और मोर. ठीक है, और मार्क करके लिखेंगे फर्स्ट रिक्वेस्टिंग विद एनीवन और मोर और ऑल. रिक्वेस्टिंग द परफॉर्मेंस विद एनीवन और मोर और ऑल. फर्स्ट काम आपको रिक्वेस्ट करना है. ठीक है. ईच प्रोमिसर में कंपेल contribution. Each of two or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to performance of the promise unless a contrary intention appear from the contract. सिंपल सी वही बात, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 3 एक्ट, वो पढ़ाएगा तो वो पढ़ाएगा, अदरवाइज कोई भी पढ़ाएगा या सब भी पढ़ाएंगे. सिंपल यही बोल रहा है. परफॉर्मेंस कौन करेगा? सबकी लायबिलिटी. अगर कुछ भी नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक प्रॉमिसर भी पूरी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, इधर इन चारों में से ए ही परफॉर्म कर रहा है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, चलेगा क्या आपको एज एन प्रॉमिसरी? यस या नो? कह रहा है ही कैन कॉल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर. वो पैसा ले ले दूसरों से, मगर हाँ ए एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए लायक है. आगे लिखेंगे अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्ररी इंटेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्ररी इंटेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. चलो सर नेक्स्ट पेज पे आएंगे फटाफट से. शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ एनी वन और टू और मोर जॉइंट प्रॉमिसर मेक डिफॉल्ट, कोई इनमें से एक चारों में से या दो भी या चारों भी, ओके, कोई डिफॉल्ट करते हैं किसमें? परफॉर्मेंस में नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन में. अभी मतलब समझेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या है. इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर. व्हाट डू यू मीन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. देखो अभी एक कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ के आए हो, पीछे पलटो फटाफट, यहां आपने लिखा था. इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन, वो एक व्यक्ति, ही कैन कॉल फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स. अदर्स मतलब जो अदर जॉइंट प्रॉमिसर है ना, अगर ए ही परफॉर्म कर रहा है तो
तो वो पैसा किससे लेगा? बी से भी, सी से भी और डी से भी। किस चीज का? जो सारा का सारा काम किसने करा है? ए ने, परफॉर्मेंस का। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है यहां पर? मनी, मनी ना, मनी रिसीव फ्रॉम अदर को प्रोमिसर। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ एनीवन, टू और मोर, जो भी आप लगा लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट इन सच कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन? सच कॉन्ट्रीब्यूशन, मनी, ओके। देन द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। इधर बी डिफॉल्ट कर रहा है, बी पैसा नहीं दे रहा, अपना कॉन्ट्री नहीं कर रहा, ठीक है। तो कौन बियर करेगा? ए सी डी या सी डी? हाँ, ध्यान से, चार हैं ये लोग। ए ने सारी की सारी परफॉर्मेंस करी, बी ने डिफॉल्ट करा, सी और डी। जो इस बंदे ने डिफॉल्ट करा है वो कौन कौन भुगतेगा? और क्या ये छूट जाएगा डिफॉल्ट करके? इसने पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करा है। अच्छा, जो ये डिफॉल्ट करा है कौन भुगतेगा इसके लिए? एसीडी। पढ़े लॉ में क्या लिखा है? तो लॉ में लिखा है द रिमेनिंग, रिमेनिंग व्हाट? रिमेनिंग एसीडी या सीडी? द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर must bear the losses arising from such default in equal share. Remaining कौन है? CD या ACD? कौन कौन कह रहा है ACD? कौन कह रहा है CD? CD क्यों? तो ये तो कर ही रहे थे ना, अपना भी अपना शेयर तो ये दे ही रहे थे ना। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी 1 CR, 1 करोड़ रुपए, 25-25 चारों दे रहे थे, 25 लाख 25 लाख 25। इस व्यक्ति ने नहीं दिए 25। लॉ कह रहा है बचे हुए प्रॉमिसर देंगे इसका पैसा। बचे हुए कौन है? एसीडी। तो ये अपना 25 तो देगा, प्लस इसका जो शेयर पड़ा ना वो भी देगा। 25 लाख डिवाइडेड बाय, समझ में आ रही है बात? अरे यस या नो? ऐसी सेम सी और डी का रहेगा शेयर। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट। ओके, जो अभी प्रोविजन पड़ा वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रॉमिस, लिख लीजिए। Protection of promisor in case of joint promise only, हमेशा नहीं, joint promise में। चलो, nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by surety on behalf of principal or entire principal to recover anything from surety on account of payment made by principal। क्या बात कर रहे हैं? अब पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल प्रिवेंट। दो नेगेटिव वर्ड हैं, क्या करेंगे? पॉजिटिव पढ़ेंगे। दिस सेक्शन शेल, प्रिवेंट का उल्टा, अरे अलाउ ना, प्रिवेंट मतलब रोकना, अलाउ करना। तो दिस सेक्शन अलाउ अ श्योरिटी फॉर रिकवरिंग फ्रॉम किससे? हिज प्रिंसिपल पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। द
और एंटायर प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम श्योरिटी, किससे? ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय प्रिंसिपल। ओके, एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 14, ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी रुपीज कितने? डी में कंपेल आइदर किसे? ए को, बी को, सी को टू पे हिम रुपीज। सही बोल रहे हैं ना? ये तो पहले का बताया एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल 15, ए बी एंड सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी रुपीज 3 लाख। सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ओके, एनीथिंग ए is compelled to pay the whole, the A is entitled to receive कितना? 1.5 लाख। किससे? 1.5 लाख B से, 1.5 लाख अपने। ठीक है ना? क्योंकि कौन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? C कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक हो गई ना बात? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, XYZ jointly promised to pay 6,000 to A। ठीक है। A may compel either X, Y and Z to pay the amount if Z is compelled to pay the whole amount. Okay, X is insolvent but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debt, जितना उसका डेट है। तो बताइए, इधर इधर बिना देखे आंसर। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? X, Y and Z। कितने रुपए हैं? 6,000। इक्वली है क्या? कुछ लिखा है? इक्वली ही होगा फिर, जब कुछ नहीं लिखा तो कितने आएंगे? वेरी गुड। कौन इंसॉल्वेंट हो गया? X। ओके, तो क्या होगा? कौन भुगतेगा? कितने कितने? 3-3 हजार ना, है ना? ओके, तो क्या कह रहे हैं? Z मतलब प्रॉपर्टी तो इसकी है ना, कुछ और भी लिखा है क्वेश्चन में, आपने पूरा नहीं पढ़ा। X इंसॉल्वेंट हो रहा है, बस हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ हिज डेट। कितना डेट है? कितना हुआ हाफ? 1 तो ये दे देगा। कितने बचे? कितने बचे? अब अगर 6,000 में से 1 इसने दे दिए 5, अब डिवाइडेड बाय 2 कितने? 2500 कौन देगा? सही है ना? चलिए, Z is entitled to receive कितने? 1,000 फ्रॉम किसकी? X estate and 2500 फ्रॉम। सही बोल रहा है कि नहीं? ओके, मगर इसका क्वेश्चन कहाँ है यार? एक्सप्लेनेशन का पढ़ते हैं दोबारा से। दिस सेक्शन शेल अलाउ, मार्क करेंगे वर्ड शेल और मार्क करेंगे वर्ड अलाउ, अ श्योरिटी फॉर रिकवरिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन ऑफ श्योरिटी? इधर व्हाट डू यू मीन ऑफ श्योरिटी? श्योरिटी क्लियर कराना? क्या क्लियर कराना? नहीं, श्योरिटी मतलब गारंटी। ओके, ठीक है। फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, इधर ये बात बोल रहा है, अगर हम कुछ इधर 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 इंसॉल्वेंट पर्सन की स्टेट से कुछ रिकवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर उसने किसी की गारंटी दे रखी है तो हम उस गारंटी को भी एनकैश, हम कौन है? को प्रॉमिसर, राइट? हम कौन है? को प्रॉमिसर, एक्सेप्टिंग द डिफॉल्टिंग वन। तो हम उसके एस्टेट तो ले लेंगे, प्लस क्या ले लेंगे? श्योरिटी भी ले लेंगे, उसकी गारंटी को भी क्या करा लेंगे? एनकैश। तो किसके फेवर में बोल रहा है? किसको प्रिवेंट कर रहा है? अरे किसको, किसके फेवर में लॉ? को प्रॉमिसर एक्सेप्ट डिफॉल्टिंग वन, लिख लीजिए, को प्रॉमिसर एक्सेप्टिंग डिफॉल्टिंग वन। चलो, नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन की बात बोल रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉ, पढ़ते हैं। विद दस ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 43, जो अभी आप पढ़ के आए हो प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर के बारे में, इज टू मेक द लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बोथ, बस बात नहीं, बोथ जॉइंट एंड सेवरल, इन सो फार एज द प्रॉमिसी मे, in absence of a contract to the contrary,
compel anyone or more of joint promisor to perform the whole of promise. ये तो पढ़ लिया ना. हाँ, तो वो ऑब्जर्वेशन ही तो बता रहा है आपको कि मैंने जितना पढ़ा सेक्शन 43, मैंने कौन, आईसीआई बोल रहा है, मैंने तो ये जाना कि प्रॉमिसी अपना प्रॉमिस किससे पूरा करा सकता है, किसी एक प्रॉमिसर से या सबसे भी. ठीक बात है ना. ओके, चलो आगे. इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर. ओके, सपोज 4 व्यक्ति हैं हमारे केस में, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी. ये जाना चाह रहे हैं प्रॉमिस से, जाना चाह रहे हैं. जा सकते हैं? अरे जा सकते हैं. किससे पूछना पड़ेगा अगर जा सकते हैं? इन तीनों से या प्रॉमिसी से? आप प्रॉमिसी हैं, ये आपके प्रॉमिसर हैं, दोनों से. देखते हैं लॉ क्या कहता है. सेक्शन 44, इधर सेक्शन 44, रिलीजिंग या रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर. द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज डेल्ट विद द सेक्शन 44. ठीक है. व्हेन 2 or more person have made a joint promise, a release of one of such joint promisor by promisee, किससे? Promisee does not discharge, अभी पूरा पढ़िए, discharge the other joint promisor or joint promisors. Neither does it is free the joint promisor, so release from the responsibility to other joint promisor or promisor. मतलब जा सकता है नहीं? किसकी कंसेंट चाहिए? प्रॉमिसी की. इनकी नहीं चाहिए? इनसे नहीं पूछना? नो. एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले. ए, बी एंड सी jointly promise to pay कितने? 9 लाख to D. D रिलीज, D कौन है? रिलीज A, जो कि एक जॉइंट प्रॉमिसर है, फ्रॉम लायबिलिटी. बस बिना देखे इधर क्या कर सकते हैं? डी. आगे पढ़ते हैं. इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी. ए का डिस्चार्ज करना, क्या ये भी माना जाए बी और सी को भी भगा दिया फ्रॉम देयर लायबिलिटी? दे रिमेन लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज 9 लाख. ओके, टू डी. एंड दो इज नॉट लायबल टू पे. ए कौन है? जिसको प्रोमिसी ने भगा दिया है ना, रिलीज कर दिया. बट ही रिमेन, ही कौन? ही रिमेन लायबल टू पे किसको? बी एंड. सही बोल रहे हैं क्या नहीं? ओके. ही इज लायबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर जॉइंट. ओके, सपोज 3 ही है हमारे क्वेश्चन में, तो 3 की बात करते हैं. ए, बी एंड सी. ये जानना चाह रहे हैं? यस या नो? हाँ. कौन है प्रॉमिसी? एक्स. एक्स है ना हमारे क्वेश्चन में. हाँ, ये क्या होना? डी. सॉरी, डी है, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं. ये जानना चाह रहे हैं किसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी? अगर डी ने अलाउ कर देते हैं, यस आप चले जाइए, तो कौन कौन बचा? बी और सी. कितने रुपए देने थे इन लोगों को? 9 लाख. अब कौन देगा? कितने कितने? यस या नो? मगर पहले तो इन्हें 3 देने थे ना. इन पे तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया ना. तो इनसे कुछ, इनको जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा कितना पड़ा? 1.5 लाख का. 3 तो अपने देते ही, 1.5 लाख का. तो इस 1.5 लाख को कोई उसको मतलब क्षति पूर्ति नहीं करेगा इस चीज की? एक करेगा. तो ए को तो रिलीज कर दिया ना डी ने. A can release, D can release to Mr. A, but A is liable for rupees 1.5 each to Mr. B and C. ठीक है. B and C भी अगर उसे अलाउ कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है.
नहीं तो पहले किसकी उसको कंसेंट लेनी पड़ेगी? प्रोमिसी की। समझ में आ रही है बात? सेक्शन 44। ओके, इधर ध्यान देंगे। इतनी बात क्लियर है? चलें आगे, चलें सर। आगे कह रहा है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, नॉट प्रोमिसर। अब जॉइंट में कौन है? राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, द लॉ रिलेटिंग टू डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स इज कंटेन इन सेक्शन 45। देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू, किसके साथ? टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, कॉमा टू कॉमा छोड़ेंगे, एज बिटवीन हिम एंड देम, with them during their joint life and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor with the representative of all joint, with the representative of all of joints। मतलब वही लॉ है जो प्रोमिसर के लिए, सेम। इधर कौन था? एक से ज्यादा प्रोमिसर, इधर एक से ज्यादा क्या है? प्रोमिसी। ओके, एक से ज्यादा प्रोमिसी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी हेल्ड करता हूं जिसकी वैल्यू है 5 करोड़, ठीक है। आपने बोला हम 5 भाई हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगाएंगे। मैं क्या हूं? प्रोमिसर। आप क्या है? प्रोमिसी। तो प्रोमिसी भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, तो क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं? ओके, अब पढ़ते हैं अनलेस, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो मान लेना, अदरवाइज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। इधर आप 5 भाई हैं, अच्छी बात है। कल को जाके एक भाई बोलने लगा मुझे तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी, मैं किस किस भाई पे या कितने भाई पे कोर्ट केस फाइल करूं? या मैं आपको नोटिस दूं जैसे मैंने पहले दिया था अभी जॉइंट प्रोमिसर के केस में? क्या करना होगा मुझे? मैं एज एन प्रोमिसर की भी तो बताओ ना राइट्स एंड ड्यूटीज इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। सही बोल रहे हैं ना? एक भाई ने मना कर दिया प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, तो मैं क्या बाकी बचे भाइयों को कंपेल कर सकता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी? क्या बाकी बचे भाई ऐसे जो कंट्रीब्यूशन थे वो उसको क्या पे करेंगे? यस या नो? कहां लिखा है? सेक्शन, आगे पढ़ते हैं, कहां लिखा है? अरे कहां लिखा है? वो सही बोल रहा है, कहां लिखा है? ऐसे क्यों हो जाते हो? बिल्कुल सब कुछ खत्म, कुछ नहीं पढ़ा आज तो हमने, सब कुछ फिनिश है हमारा, वैनिश हो गया सब कुछ। सही तो बोल रहा है वो। इधर तो मैं किसको पकड़ूंगा? वो जो भाई गया है ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ूंगा। कहां लिखा है? सेक्शन 40। अच्छा, तो मुझे नोटिस नहीं देना? नहीं देना। कब? इन केस ऑफ जॉइंट, लिख लीजिए ऊपर इसके, जहां राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी लिखा है, नो नोटिस रिक्वायर्ड, ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज डायरेक्टली responsible. No notice is required, only legal representative of deceased, ये कर लीजिए, of deceased co-promisee is legally liable। चलो चलो जी, सेक्शन 45 तक पढ़ा, ठीक है सर। सर जॉइंट प्रॉमिस का बता सकते हो आप कुछ? अरे बता तो सकते हो ना।
जॉइंट प्रॉमिस की बात कर रहा हूं। जॉइंट प्रॉमिस में सर जॉइंट प्रॉमिस सर भी हो सकते हैं, या तो साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा जॉइंट प्रॉमिस सी भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रॉपर्टी है मेरे नाम में और मेरे फादर साहब के नाम में, ठीक है। आप 5 भाई उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, मतलब जॉइंट प्रॉमिसर हैं और जॉइंट प्रॉमिस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं? क्वेश्चन बन सकता है। तो राइट्स एंड लायबिलिटी कैसे देखेंगे? अप टू सेक्शन 44 किसके राइट देखे जाएंगे? जॉइंट प्रॉमिस। सेक्शन 45 में किसके देखे जाएंगे? ओनली। समझ में आ रही? तो सेक्शन 45 केवल और केवल किसकी बात करता है? जॉइंट प्रॉमिस। लिख लीजिए इसके ऊपर एक बार और, यहां लिखा है ना सेक्शन 45, वहां पर लिख लीजिए। फर्स्ट लाइन में लिखा है टॉकिंग अबाउट जॉइंट promises राइट्स। और आगे लिखिए ब्रैकेट में, बट अप टू सेक्शन 44 वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। ओके, सेक्शन 42 टू 44 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 4.6 आप देख रहे हैं मेरे साथ, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। मुझे बताइए, इधर हमने ऑब्लिगेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या उसी प्लेस पे होनी चाहिए जिस प्लेस पे लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में? फॉर एन एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इंडिया में, परफॉर्मेंस चाहिए यूएसए में, प्लेस मेंशन है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप कार बेचेंगे, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट बनना है इंडिया में, मेरठ में, ठीक है। मैंने क्या, मुझे कार तो चाहिए बट यूएसए में चाहिए। कब चाहिए? 1 महीने बाद चाहिए। जो नेक्स्ट 20 आएगी नेक्स्ट मंथ की, उस समय तो मुझे कार चाहिए। आपने बोला किस प्लेस पे चाहिए? यूएसए की कैलिफोर्निया में चाहिए। सही है नहीं? तो क्या जगह और टाइम इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए? क्या हम परफॉर्मेंस समय से पहले कर सकते हैं? कौन सी अटेम्प्टेड? कौन सी होगी वो? गुड्स और सर्विस कुछ बताया था, गुड्स की हो सकती है टाइम से पहले। मैं नेक्स्ट 20th को बोल रहा हूं कैलिफोर्निया में, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं 19 को एक्सेप्ट कर लूंगा आपसे। मुझे क्यों चाहिए? मेरा क्रिकेट मैच है, मुझे जाना है, मुझे एयरपोर्ट से स्टेडियम जाना है, स्टेडियम से फिर मैच देखना है। अरे यस या नो? तो समय से पहले परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लूं? ओनली सर्विसेज लिखा भी होगा, गुड्स की नहीं चलेगी। सर्विस की ऑडिट का एग्जांपल दिया था ना, 15 तारीख ड्यू डेट है, 14 को ऑडिट रिपोर्ट दे दी, अच्छा काम करा ना। बट 15 तारीख को गाड़ी चाहिए थी, 14 को आपके घर पे आके खड़ी हो गई। आपको एक ट्रिप पे, इधर आपको फैमिली ट्रिप पे बाहर जाना था, 15 तारीख को जाना था, 14 तारीख को गाड़ी आ गई, चलेगा? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टाइम एंड प्लेस इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओनली टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। आगे लिखेंगे बोथ इंपॉर्टेंट के, अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्रेरी इन द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को मार्क करके फर्स्ट आपको लिखना है बोथ आर इंपॉर्टेंट।
फिर ब्रैकेट ओपन, अनलेस अदरवाइज कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, किसके लिए? फॉर परफॉर्मेंस के लिए। टाइम एंड प्लेस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ओनली परफॉर्मेंस, ओनली एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के लिए ऊपर लिखेंगे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो समय और जगह इंपॉर्टेंट है किसके लिए? परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑफ द प्रॉमिस। चलिए आगे चलते हैं। जो लॉ है वो सेक्शन 46 से 50 तक जाता है। इधर जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी का सेक्शन 42 से 44 प्रॉमिसर, 45 प्रॉमिस। तो अगर दोनों को इंक्लूड करके बोल लो सेक्शन 42 से 45 किसकी बात करता है? जॉइंट प्रॉमिसर एंड। चलिए आगे 46 टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कोई भी समय, कोई भी जगह नहीं लिखी है। कहां नहीं लिखी है? कहां नहीं लिखी है? कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड। The engagement must be performed. Engagement मतलब obligation must be performed within reasonable time. किस समय करनी है? Reasonable time. अगर कुछ समय नहीं लिखा आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो कब परफॉर्मेंस करोगे? मतलब क्या है रीजनेबल टाइम का? मैंने बोला बेटा आपकी बेकरी शॉप है, आपने बोला यस, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, मुझे 100 पीस ऑफ ब्रेड चाहिए, ठीक है, कब करोगे परफॉर्मेंस? बस इतना ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ जी, यस। शेल्फ लाइफ कितनी है ब्रेड की? 2 से 3 दिन। जिस दिन बन जाएगी उसको कंज्यूम करना पड़ेगा कितने दिन में? 2 से 3 दिन में, ओके। मैंने आपको बोला बेटा आप कार डीलर हो, यस, मुझे कार की डिलीवरी चाहिए, कोई समय निश्चित नहीं है, कब तक दोगे? रीजनेबल टाइम। कब तक दोगे रीजनेबल टाइम? क्या इसमें कोई शेल्फ लाइफ है? 15 साल। 15 साल तक की तो लाइफ होती है ना, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक इंसान की लाइफ होती है, ठीक है, किसी की कम किसी की ज्यादा, ठीक। तो उस लाइफ से पहले दोगे ना, यस या नो? वो लाइफ कंप्लीट होने से काफी पहले दोगे, 1 से 2 महीने में डिलीवरी दे दोगे कार की। ब्रेड की कब दोगे? 1 से 2 दिन में दे दोगे मैक्सिमम, राइट ना? तो रीजनेबल टाइम डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस, लिख लीजिए। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 46, और एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं द एक्सप्रेशन रीजनेबल टाइम इज टू बी इंटरप्रिटेड हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर केस। अपने दिमाग से लगा के उत्तर दीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स। व्हाट डू यू मीन फैक्ट्स? हम क्या बोलते हैं फैक्ट्स के लिए? क्वेश्चन की समरी इज इक्वल टू फैक्ट्स, जो आप एनालिसिस में लिखते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन दी फैक्ट्स, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन जो आपको आईसीआई ने पुट करा है, और सर्कमस्टेंसेस जो आप देख रहे हो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से रीजनेबल टाइम निकालना। मैं बोल दूं 1 से 2 दिन, हर प्रोडक्ट पे तो नहीं जमेगा, 1 से 2 दिन में तो गाड़ी नहीं तैयार हो सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, टाइम एंड प्लेस बोथ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where the time is specified, टाइम लिखा है, किस समय चाहिए डिलीवरी, ओके, एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। सेक्शन 47 देखते हैं क्या। when a promise is to be performed on a certain day, okay, and the promisor has undertaken to perform it without application by promise, the promisor may perform it at any time during the
यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, मार्क करेंगे यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। टाइम का मतलब डेट से है, यहां पर इधर डेट स्पेसिफाइड है, आर स्पेसिफाइड नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी बात बोलता हूं, अभी रिसेंट हुआ, मेरा एक क्लाइंट है, मैंने बोला आपने हमारी अमाउंट क्रेडिट कर दी, उसने बोला हाँ कर दी। मैंने बोला कब करी, उसने बोला जो कल दिन था ना, कल करी थी मैंने। ठीक है, कल आपने हमारी अमाउंट क्रेडिट करी रात को 11:59 पे, है ना, कर सकते हैं ना, तो वो तो पिछले दिन में ही गिनी जाएगी ना, जबकि 1 मिनट बाद नया दिन लग जाएगा। यस या नो? ओके, तो किस समय डिलीवरी या ऑब्लिगेशन देनी है हमें? बिजनेस आवर्स में। टाइम का मतलब डेट से है, समय जो चलता है ना 24 घंटे, घंटों से नहीं है। अच्छा, घंटों की बोलो तो किस में देनी है डिलीवरी? यूजुअल बिजनेस आवर्स। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है एंड नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड से मतलब क्या है? टाइम इन आवर्स इज नॉट मेंशन, लिख लीजिए। और उसके आगे लिखिएगा टाइम इन डेट इज मेंशन। डेट तो मेंशन है, घंटे मेंशन नहीं है। अच्छा चलो, मैंने आपसे बोला कार चाहिए मुझे, कौन सी तारीख को? मैंने बोला 21/12/24 को चाहिए। क्या टाइम स्पेसिफाइड है? टाइम इन डेट तो स्पेसिफाइड है, राइट? क्या टाइम इन आवर्स स्पेसिफाइड है? कर देता हूं, रात के 9 बजे चाहिए। क्या टाइम स्पेसिफाइड है? अब मैं आवर और डेट की बात नहीं कर रहा, अब तो पूरा टाइम स्पेसिफाइड है। यस, बट मेरा ऑफिस तो 8 बजे तक चलता है। माई बिजनेस आवर्स इज 8 PM till 8 PM, 10 to 8। ये मेरे ऑफिस आवर्स है। अरे यस या नो? मतलब यहां तो लॉ ने लिख दिया यूजुअल बिजनेस आवर्स, क्या मैं बिजनेस आवर्स में ले रहा हूं परफॉर्मेंस? तो फिर मगर टाइम स्पेसिफाइड, अगर टाइम स्पेसिफाइड है इन आवर्स तो आपको उसी समय करनी पड़ेगी डिलीवरी, उसी समय अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन है। अदरवाइज अगर टाइम इन आवर्स मेंशन नहीं है तो आप किसके पास जाएंगे? ऑफिस आवर्स, बिजनेस आवर्स। ठीक है। अच्छा, होटल के बिजनेस आवर्स हर के नहीं, ओनली 5 स्टार, 2-3 स्टार के नहीं। ठीक है। हॉस्पिटल के 24 आवर। ठीक है। चलिए आगे। तो क्या कह रहे हैं? यूजुअल बिजनेस आवर्स में करनी है अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ऑन अ सच डे एंड द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ought टू बी परफॉर्म। वेरी गुड। ठीक है। बिना देखे जगह स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर किस जगह डिलीवरी होगी? बिजनेस कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा होना चाहिए ना, किसी और सेक्शन में लिखा होगा। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम and place. Section 48. When a promise is to be performed on a certain day and the promisor has not undertaken to perform it without obligation by promisee, it is duty of promisee to apply for performance at a proper place and within usual hours of business. Explanation states that the question what is a proper time and place is in each particular case is a question of fact. Okay. क्या कहना चाह रहे हैं लोग? यहां तक समझे? यूजुअल बिजनेस आज तक ओके है ना सबको? आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे
आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या स्पेसिफाइड नहीं है? प्लेस, टाइम है, डेट है, डेट है। अगर डेट है तो आर भी है, आर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो बिजनेस आर। ठीक है, तो टाइम का तो सॉर्टेड है, तो क्या सॉर्टेड नहीं है? प्लेस। अब प्लेस नहीं बताया फिर किस पे डिपेंड करेगा? केस टू केस। अच्छा, क्या मेरी प्रोमिसर की कोई ड्यूटी है आपसे कुछ कंफर्म करना प्रोमिसी से? किस टाइम पे? टाइम तो सॉर्टेड है ना, किस जगह पर डिलीवरी दूं? सपोज कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक आपको कार बेचनी, मुझे खरीदनी है, ठीक है, इस डेट को ही खरीदनी है, इस समय पे ही ऑब्लिगेशन पूरी होनी है। टाइम सॉर्टेड है आपका? हाँ। प्लेस के लिए नहीं लिखा कहां पर डिलीवरी देनी है। आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है? अरे है या नहीं? पढ़ते हैं क्या लिखा है। सर, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है, कॉमा टू कॉमा छोड़ रहे हो, इट इज अ ड्यूटी किसकी? इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी, मार्क करेंगे वर्ड ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस एंड विद यूजुअल बिजनेस। किसकी ड्यूटी लगा दी? प्रोमिसी की। कि प्रोमिसी की ड्यूटी, ड्यूटी मतलब किसी जगह जाके ड्यूटी करनी नहीं, कॉल करना है। किसको कॉल करना है? प्रोमिसर को, कि बॉस प्लेस तो डिसाइड था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ड्यूटी कब परफॉर्म होगी? कब परफॉर्म होगी? ऑन अ ऑब्लिगेशन डे। कब परफॉर्म होगी? ऑब्लिगेशन, और ऑन और बिफोर ऑफ द ऑब्लिगेशन डे। लिख लीजिए उसके ऊपर, ड्यूटी के ऊपर लिख लीजिए, दिस ड्यूटी इज टू बी परफॉर्म ऑन और बिफोर द ऑब्लिगेशन डे। सर, तो ड्यूटी लगा दी किसकी? प्रोमिसी की, ठीक है। बट ये आपके फैक्ट्स पे भी डिपेंड करेगा। फैक्ट्स पे कैसे? एक कॉन्ट्रैक्ट में एक क्या होगा? प्रोमिसर, और एक क्या होगा? बट नहीं, थोड़ा सा माइंड और खोल लीजिए। इफ आई एम अ प्रोमिसर, यू आर द प्रोमिसी। इफ यू आर द प्रोमिसर, आई एम द तो मतलब ड्यूटी दोनों पे है। सपोज बात तो केवल ऑफरर और ऑफरी की थी ना, वही तो दो डिस्टिंक्ट पर्सन थे ना। बट बात अब प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी की हो रही है इन केस ऑफ परफॉर्मेंस। अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं। परफॉर्मेंस में प्रॉमिस सर आया और प्रॉमिस सी भी आया, ठीक है। बट ऑफर में दो ही लोग थे, ऑफरर विच इज या विच कैन बी क्लियरली डिस्टिंक्ट और आइडेंटिफाई। बट आप प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी विल डिपेंडिंग अपॉन दी पर्सन टू पर्सन। आप, अगर मैं प्रॉमिसर हूं तो आप मेरे लिए क्या है? तो आपने भी तो कोई प्रॉमिस करा है, आपने कार देने का प्रॉमिस करा है, मैंने भी तो एक प्रॉमिस करा है पैसा देने। तो प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी तो डिपेंड करेंगे प्रॉमिस पे, यस या नो? हाँ। बट ऑफरर और ऑफरी तो अलग अलग पर्सन ही होंगे, एक ही होगा। एक बंदा ही ऑफरर बनेगा, एक बंदा ही ऑफरी बनेगा, और वही बंदा एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है ना। बट प्रॉमिस सर और प्रॉमिस सी डिपेंड करेगा प्रॉमिस पे, ओके। तो प्रॉमिस क्या है हमारे बीच? आपको कार देनी है, मुझे उसके बदले पैसे देने, यही प्रॉमिस है। यही तो मेन कंटेंट का प्रॉमिस है हमारा, ठीक है। तो आप क्या प्रॉमिसर हो या नहीं?
हाँ, आपको क्या परफॉर्मेंस देनी है? क्या मैं प्रॉमिसर हूं? कब? जब मैं पैसे दूं। तो हमारी दोनों की ड्यूटी है एक दूसरे से पूछने की। हाँ, तो एक बंदा प्ली नहीं ले सकता। समझ में आ रही है बात? एक बंदा प्ली नहीं ले सकता कि आपने नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा। दोनों को पूछना है। अगर सपोज दोनों की ड्यूटी है पूछने की, सपोज मैंने पूछ लिया, आपने नहीं पूछा, तो आपने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी। ठीक है, मैंने पूछ लिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, और आपने साइमल्टेनियसली पूछ लिया, देखो ड्यूटी दोनों की है, मैं एक्सेप्टेंस देके अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म कर रहा हूं, तो यस, अब दोनों ने ड्यूटी परफॉर्म कर ली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो लिख लीजिए प्रॉमिसी के ऊपर, इट इज एन ड्यूटी ऑफ बोथ ऑफरर एंड ऑफरी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी तो प्रॉमिस से बन जाएंगे, बट ऑफरर एंड ऑफरी तो एक ही होगा। जिसने ऑफर बनाया होगा वो ऑफरर, जिसने एक्सेप्ट करेगा वो ऑफरी या एक्सेप्टर। ठीक है जी, हर बंदा जो प्रॉमिस करेगा वो प्रॉमिसर भी है और प्रॉमिसी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन to be made and no fixed place of for performance. Okay, when a promise is to be performed without application by promisee and no place is fixed for performance of it, it is a duty of kiski? Promiser to apply to promisee to appoint a reasonable place for performance of promise and to perform it at a such place. Okay, example, A undertake to deliver 1,000 mounts of jute to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place. कौन कर रहा है? कौन promiser है? A. Okay, A must apply to B to appoint reasonable place for purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. उसको डिलीवर करना पड़ेगा जो प्लेस किसने बताया? बी ने बताया। तो किसकी ड्यूटी लगा दी? प्रॉमिस। लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, ड्यूटी है किसकी? प्रॉमिसर की। ओके, ठीक है। अगर प्लेस नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट में, तो किसकी ड्यूटी है पूछना? प्रॉमिसर की, राइट? अगर टाइम नहीं पता, किसकी ड्यूटी है? किसी की ड्यूटी? दो ही तो बात है ना, डेट और टाइम। अगर मेरे को डेट नहीं पता ना मेरे को टाइम पता, किस समय दूंगा? रीजनेबल टाइम। कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं करनी। कब देना है? रीजनेबल टाइम। ठीक है, मुझे डेट पता है, टाइम नहीं पता, रीजनेबल आवर्स, बिजनेस आवर्स। ठीक है, मुझे प्लेस नहीं पता, किसकी ड्यूटी है? पूछने की, प्रॉमिसर की ड्यूटी है। समझ में आ गई बात? जब क्या नहीं पता तो क्या करना है? लगा देंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब और सैंक्शन by promisee. Section 50. The performance obligation of any promise may be made in any such manner or at any time with the promisee prescribe or sanction. जो किसने बताया? promisee. किसका राइट है? किसका राइट है? promisee का राइट हुआ ना। मार्क करेंगे वर्ड promisee, prescribe और sanction, और लिखेंगे promisee राइट। ओके, ठीक है सर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है इसके बीच में, फटाफट से आएंगे। पेज नंबर 4.4। ओके, पेज नंबर नहीं, सॉरी, कॉन्सेप्ट नंबर 4.4, पेज नंबर 2.98। चलिए सर,
सर हमारे को डिफरेंस पढ़ने सक्सेशन और असाइनमेंट। क्या होता है ये? फर्स्ट होमवर्क है, गूगल करके आएंगे व्हाट डू मीन ऑफ सक्सेशन, व्हाट डू मीन ऑफ असाइनमेंट। कुछ समझ में आएगा आपको इससे रिलेटेड, राइट? ओके, एक होमवर्क नहीं है, बस रीड करना है, नॉट एन होमवर्क। यूनिट नंबर 5 फटाफट से देखते हैं। यूनिट नंबर 5 जल्दी जल्दी आएंगे। मैं आपको बता दूं किस तरह से रीड करना है, एक बार पढ़ के आना है बस। पेज नंबर 2.122। हम इतने आगे आ गए? नहीं, अभी कुछ बच रहा है बीच में ना। हाँ सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी। इधर व्हाट डू मीन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल अलाउ प्लस अगर ये ब्रीच होता है। कब हो रहा था ब्रीच? कहीं हो रहा था ना ब्रीच, 2 क्लास पहले ब्रीच हो रहा था ना कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने पढ़ा था अगर ब्रीच होगा तो उसकी रेमेडी बाद में पढ़ेंगे। अरे बोला था नहीं? कहां पढ़ा था? कहां ब्रीच हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट? जब ये कंडीशन पूरी नहीं करते ब्रीच माना जाएगा। हाँ जी, नहीं अभी तो फ्री कंसेंट पढ़ा भी नहीं। घर पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? लग तो नहीं रहा। देखो एक बात इधर सुनो, समझना और याद कराने लायक आपको बताना हमारा काम है। याद करना ये आपका काम है, कुछ आपकी ड्यूटी भी है। अगर हमारी ड्यूटी है तो साथ में आपकी ड्यूटी भी है। ये आपको पता चल गया होगा ये कॉन्ट्रैक्ट में है ना, जितना आपने आज तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा। ये पढ़ाना और पढ़ना भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, यस या नो? तो देयरफॉर अगर यहां से ड्यूटी चल रही है तो उधर से भी ड्यूटी परफॉर्म होनी चाहिए, और नहीं होंगी इधर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या माना जाओगे? ब्रीच कराया आपने। किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का, है ना? और इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसका रिजल्ट है नेगेटिव। ठीक, अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है तो लॉ ने बोला ब्रीच हम 2 तरह से मानेंगे। फर्स्ट एक्चुअल ब्रीच, सेकंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। पढ़ के आइएगा, एक बार रीड करना है आपको। 2 तरह की ब्रीच है, 5.1 पे है एंटिसिपेटरी और 5.2 पे है एक्चुअल। एंटिसिपेटरी इधर इधर आपने और हमने कॉन्ट्रैक्ट करा जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल था। इधर इधर बाद में पता चलता है ये ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो गया। गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आ गई 10 ग्राम ऑफ ड्रग्स नहीं बेचेंगे, अब से 5 ग्राम बेचेंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड, सीजेस टू बी एग्जिस्ट, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, क्या ये ब्रीच है? नो। प्रॉमिस सर ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, प्रॉमिस सी ने नहीं करी, क्या ये ब्रीच है? वॉइड तो है, क्या ये ब्रीच है? हाँ, ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस है ये। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस ना हुई टाइम पे मैं क्या कहूंगा कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मुझे हर्जाना मिलना चाहिए, इसकी मुझे रेमेडीज मिलनी चाहिए। किससे? प्रॉमिसी से। तो ठीक है, 2 टाइप के ब्रीच है, एंटिसिपेटरी, एक्चुअल। पढ़ेंगे आप आगे, देख रहे हैं आप सूट फॉर डैमेजेस। पहला क्लेम क्या है? डैमेजेस जो हुए हैं इधर प्रॉमिसर को, उसका कोर्ट केस फाइल करेगा। कौन? प्रॉमिसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे सूट फॉर डैमेजेस। एक बार पढ़ के आइएगा कितने प्रकार के डैमेजेस हैं और कैसे कैसे सूट फाइल होता है। नेक्स्ट, पेनल्टी एंड लिक्विडेट डैमेजेस। पेनल्टी भी चाहिए, लिक्विडेट डैमेजेस भी चाहिए। ओके, एंड योर यूनिट इज कंप्लीट। पहले आपको बताया किस तरह के ब्रीच है और उसकी क्या क्या रेमेडीज है।
ठीक है, समझ में आ रही है? पढ़ के आइएगा इस यूनिट को। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कुछ पूछना है किसी को?